द स्केलेटन की कहानी की शुरुआत में हम कैरोलिन को देखते हैं, जो कि एक यंग नर्स होती है, पर वो अपने इस काम से खुश नहीं होती क्योंकि हर दिन उसे लोगों के दुख देखने पड़ते थे। वो बहुत कंफ्यूज्ड होती है कि उसे जॉब करनी है या नहीं। कैरोलिन के पिता की डेथ किसी डिसीज से हुई होती है और इसका उसे पता नहीं लग पाता क्योंकि वो तब बैंड के साथ ट्रैवलिंग पे होती है। और इस इंसिडेंट के बाद से कैरोलिन गिल्टी फील करती थी, इसलिए वो एक नर्स बनी थी और एक ओल्ड एज होम में बूढ़े लोगों का उनके आखिरी समय में मदद करती थी ताकि वो किसी के लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाए। यहाँ पर एक बूढ़े आदमी से वो बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है, पर उसकी भी डेथ हो जाती है जिससे कैरोलिन को बहुत हर्ट होता है और वो ये जॉब छोड़ने का फैसला कर लेती है। घर आते हुए कैरोलिन एक न्यूज़पेपर में केयर टेकर की जॉब देखती है और डिसाइड करती है कि वो इस जॉब को करेगी। वो अपनी दोस्त को जॉब के बारे में बताती है। उसकी दोस्त जिल कैरोलिन को बताती है कि वो जगह बहुत आइसोलेटेड है, पर कैरोलिन ने फैसला कर लिया होता है कि वो यहाँ जाएगी। फिर एक लॉयर ल्यूक मार्शल कैरोलिन का इंटरव्यू फिक्स करता है, तो कैरोलिन एड्रेस के हिसाब से उस मैंसन में पहुंच जाती है। उस घर में बस 2 ही लोग रहते थे, बेंजामिन और उसकी वाइफ वॉयलेट। बैन चल फिर नहीं सकता था क्योंकि उसे किसी कारण से स्ट्रोक आया था और वो पूरी तरह पैरालाइज्ड था। कैरोलिन को उसी की देखभाल करनी होती है। पहली मुलाकात में वॉयलेट को कैरोलिन पसंद नहीं आती, पर लॉयर सब संभाल लेता है। कैरोलिन भी इस जॉब को मना नहीं करती क्योंकि उसे बैन की हालत काफी खराब लगती है और लॉयर उसे यह भी बताता है कि यहाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कैरोलिन जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ लॉयर वॉयलेट के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने का काम करता था। वो कैरोलिन को अपना कार्ड देकर चला जाता है। फिर कैरोलिन शहर से अपना सामान लेकर उस मैंसन में आ रही होती है। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पे रुकती है। वहाँ पर कोई नहीं होता और डोर पे रेड मिट्टी से लाइन खींची होती है। कैरोलिन पैसे देने के लिए उसके अंदर जाती है तो वहाँ अजीब चीजें रखी होती हैं, जैसे हड्डियों से बने स्ट्रक्चर्स। वहाँ पर अचानक उसे कुछ लोग दिखते हैं जिससे वो डर जाती है और जल्दी पैसे देकर वहाँ से निकलती है। अब कैरोलिन मैंसन में सेटल डाउन होती है। तभी वॉयलेट उसे एक मास्टर की देती है जिससे घर के सारे लॉक्स खुलते थे। और जब कैरोलिन घर देख रही होती है तो वो एक अजीब बात नोटिस करती है कि पूरे घर में एक भी मिरर नहीं होता। जब कैरोलिन वॉयलेट से इसका कारण पूछती है तो वॉयलेट गुस्से वाले टोन में उसे बोलती है कि उसने घर के सारे मिरर्स किसी वजह से हटवाए हैं और कैरोलिन को मिरर्स वापस लगाने की इजाजत नहीं है। वो बस एक छोटा मिरर यूज कर सकती है। कैरोलिन भी इस बात को इग्नोर करती है और अपने काम में लग जाती है। कैरोलिन बेंजामिन का अच्छे से ध्यान रखती है। वो उसको हर सुबह गार्डन में ले जाती है, उसकी सारी दवाइयों का रूटीन फॉलो करती है और वॉयलेट के सारे इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखती है। एक दिन सुबह जब कैरोलिन बैन के साथ गार्डन में होती है तो वॉयलेट उसे एटिक से कुछ सामान लाने भेजती है। कैरोलिन जब सामान लेने एटिक में जाने लगती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक और दरवाजा है। उसके पास जो मास्टर की है वो उससे दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। वापस आने के बाद वो ये बात वॉयलेट को बताती है तो वॉयलेट उससे कहती है कि जब हमने ये घर लिया था तब हमने भी इस दरवाजे को देखा था और खोलने की कोशिश की थी, पर वो दरवाजा कभी नहीं खुला। अब इस पॉइंट पर कैरोलिन समझ चुकी थी कि वॉयलेट उससे कुछ तो छुपा रही है क्योंकि वॉयलेट ने पहले उसे बताया था कि बैन को स्ट्रोक एटिक में ही आया था। वॉयलेट ने कैरोलिन को दवाइयों की लिस्ट दी हुई थी जो बैन को देनी थी, पर जब भी बैन और कैरोलिन अकेले होते थे बैन उसे कुछ बताने की कोशिश करता था। अब रात को कैरोलिन अपने बेड पर सो रही होती है, तभी तूफान की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बैन के कमरे में उसे चेक करने जाती है तो वहाँ बैन नहीं होता। वो भागकर खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि साइड रूप से बैन दोनों हाथों से घिसटता हुआ कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर बारिश के वजह से उसके हाथ फिसल जाते हैं और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। कैरोलिन जल्दी से वॉयलेट को आवाज देती है और खुद बैन के पास नीचे पहुंच जाती है। वॉयलेट कैरोलिन को जल्दी से व्हील चेयर लाने का कहती है। कैरोलिन व्हील चेयर लाने बैन के कमरे में जाती है, तभी उसे वहाँ पर एक व्हाइट बेड शीट मिलता है जिस पर मिट्टी से हेल्प मी लिखा होता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो कैरोलिन वो बेड शीट अपने पास रख लेती है और ये बात वॉयलेट से नहीं कहती। फिर वॉयलेट और कैरोलिन दोनों मिलकर बैन को उठाकर चेयर पर बिठाते हैं और अंदर ले जाते हैं। कैरोलिन डॉक्टर को बुलाने लगती है, पर वॉयलेट उसे मना कर देती है, जो कि फिर से एक अजीब बात थी
क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के लिए डॉक्टर बुलवाने के लिए क्यों मना करेगी। अगले दिन वहाँ पर लॉयर आता है। कैरोलिन ने ही उसे मिलने बुलाया होता है और अब वो लॉयर को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ उसने बेड शीट रखी होती है। वो बेड शीट खोलकर लॉयर को दिखाना चाहती है कि वहाँ हेल्प मी लिखा हुआ है, पर जैसे ही वो बेड शीट खोलती है वहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता। कैरोलिन को कुछ भी समझ नहीं आता। पहले ही कल रात के हादसे से वो बहुत डिस्टर्ब होती है और अब ये लॉयर कैरोलिन को बोलता है कि अभी मुझे जाना होगा, पर तुम्हें कोई भी परेशानी हो मुझे कांटेक्ट करना। पर अब कैरोलिन के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं और वो उनके जवाब चाहती है। तभी उसे वो एटीक का कमरा याद आता है जो उस दिन चाबी से नहीं खुला था। कैरोलिन फिर से उस एटीक में जाती है और वो कमरा खोलने का ट्राई करती है। इस बार ध्यान से देखने पर उसे पता लगता है कि की होल को किसी ने ब्लॉक कर रखा था। वो उस ब्लॉकेज को खोलकर मास्टर की से उस दरवाजे को खोल लेती है और जब वो अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर काले जादू की बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं। उसको घर के सारे मिरर्स वहां पर मिलते हैं। वो इन सभी चीजों को देख ही रही होती है कि वहां वॉयलेट आ जाती है, जिससे कैरोलिन छुप जाती है। हालांकि वॉयलेट ने देख लिया होता है कि दरवाजा खुला है, पर तब भी वो बिना रिएक्ट करे वहां से निकल जाती है। कैरोलिन को वहां पर पुरानी रिकॉर्ड बुक भी मिलती है। फिर कैरोलिन बेन के रूम में उसके मिरर्स वापस लगा देती है, जिन्हें देखकर वॉयलेट बहुत ज्यादा डर जाती है और गुस्सा करने लगती है। इन सब बातों से कैरोलिन परेशान और कंफ्यूज्ड होती है, तो वो अपने फ्रेंड से मिलने शहर जाती है और उसे इन सब हादसों के बारे में बताती है। उसकी दोस्त बताती है कि ये एक काला जादू है जिसे हुडू मैजिक कहा जाता है। ये एक फोल्क मैजिक है और किसी भी रिलीजियन से बिलोंग नहीं करता, और ये मैजिक उन्हीं पर असर करता है जो इस पर बिलीव करता है, और जो उस पर बिलीव नहीं करता उन पे असर नहीं करता। तो इस पॉइंट पे हमें कुछ चीजें क्लियर होती हैं कि घर में बीमार बैन जो मदद मांगता है, पूरे घर में एक भी मिरर का ना होना, एटीक के अंदर का दरवाजा जो लॉक्ड करके रखा होता है, बैन का वहां से भागने का प्लान करना। अब कैरोलिन फिर से एटीक के कमरे में जाती है ताकि उसे कुछ और चीजें पता लग सके, और इस बार उसे एक रिकॉर्डेड टेप मिलता है जिसका नाम होता है पापा जस्टिफाई कॉन्ज्यूर ऑफ सैक्रिफाइस। वो इस टेप को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है ताकि वो आराम से उसे सुन सके। उस टेप में पापा जस्टिफाई की आवाज होती है जो कोई अजीब से मंत्र चैंट कर रहे होते हैं। अब घर में हुए इन अजीब अजीब इंसिडेंट के बाद कैरोलिन वॉयलेट से सीधा बात करने जाती है, तो वॉयलेट उसे बताती है कि ये घर 90 सालों पहले थॉर नाम के इंसान का था और यहाँ कुछ सर्वेंट्स काम करते थे, जैसे कि पापा जस्टिफाई और उनकी बीवी मामा सिजेल। एक दिन मैंसन में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड की थी और उसमें बहुत अमीर और पावरफुल लोग आए हुए थे। पार्टी के दौरान ही इन सर्वेंट्स ने घर के 2 बच्चों पर हुडू रिचुअल परफॉर्म किया था और इस रिचुअल का नाम कॉन्ज्यूर ऑफ सैक्रिफाइस था, और ये रिचुअल पापा जस्टिफाई ने इन्वेंट किया था। और इस रिचुअल से वो दोनों उन बच्चों की बॉडी पर कब्जा करना चाहते थे, पर जैसे एक गेस्ट को ये सब पता लगता है कि एटीक में ये सब हो रहा है, तो सबने मिलकर इन सर्वेंट्स को घर के सामने वाले पेड़ पे लटका के जला दिया था। वॉयलेट का कहना था कि उसने इसीलिए घर के सारे मिरर्स निकाल दिए थे क्योंकि उन्हें उसमें जस्टिफाई और सिजेल की इमेज दिखती थी। इसके बाद कैरोलिन जिल के आंटी के पास जाती है जो कि हुडू प्रैक्टिस करती थी। कैरोलिन उन्हें बैन की हालत बताती है, तो वो आंटी उसे एक ऐसा स्पेल देती है जिसपे बैन पे जो भी मैजिक होगा वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगा। वापस मैंसन पर आकर कैरोलिन चुपके से वो जादू बैन पे करती है, तो बैन सच में थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है और कैरोलिन से हेल्प मांगता है, पर तभी वहाँ पर वॉयलेट आ जाती है। कैरोलिन उसे कुछ नहीं बताती और सीधा लॉयर के पास जाती है। वो लॉयर को बताती है कि वॉयलेट बैन पर कोई मैजिक कर रही है, पर लॉयर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी कैरोलिन को वो गैस स्टेशन याद आता है जिसके डोर पे ब्रिक डस्ट की लाइन बनी होती है, तो लॉयर और वो उस स्टेशन पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक ब्लाइंड बूढ़ी औरत मिलती है। कैरोलिन उसे हुडू मैजिक और ब्रिक डस्ट की लाइन के बारे में पूछती है, तो वो औरत उन्हें बताती है कि कोई भी ऐसा इंसान जो हुडू मैजिक करता हो वो इस ब्रिक डस्ट की रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, और हुडू मैजिक में सबसे बड़ा रिचुअल होता है कॉन्ज्यूर ऑफ सैक्रिफाइस, जिससे मैजिक करने वाला अपने आत्मा को दूसरे शरीर में डाल देता है और उस शरीर की आत्मा अपने शरीर में। इससे वो कभी भी नहीं मरते और जब भी वो बूढ़े होते हैं अपना शरीर एक्सचेंज कर लेते हैं। और अब कैरोलिन को हुडू मैजिक पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है और वो समझ जाती है कि वॉयलेट अपने घर पे कोई न कोई बड़ा रिचुअल करने वाली है और जो बैन की हालत है उसके लिए वही जिम्मेदार है। फिर कैरोलिन
मैंसन में जाती है और दरवाजे पर वो ब्रिक डस्ट की लाइन खींच लेती है ताकि वॉयलेट बाहर ना आ सके, और वो वॉयलेट को ड्रग भी दे देती है ताकि वो उसका पीछा ना करे। इसके बाद कैरोलिन बैन को गाड़ी में बिठाती है और वहां से निकलती है, पर आगे मेन गेट लॉक्ड होता है। पीछे वॉयलेट को भी होश आ जाता है और वो गन से कैरोलिन की गाड़ी पर फायर करने लगती है। तब कैरोलिन बैन को एक सेफ जगह पर छुपा के खुद हेल्प लेने के लिए लॉयर के पास जाती है। वहां जब वो लॉयर के घर में एंटर करती है तो देखती है कि वहां हुडू मैजिक की टेप चल रही होती है और ये वही टेप होती है जो उसे अटैक में मिली थी। इससे कैरोलिन समझ जाती है कि लॉयर और वॉयलेट मिले हुए हैं। वहां पर कैरोलिन को अपने कुछ फोटोज भी मिलते हैं जो लॉयर ने अपने पास रखे होते हैं। वो समझ जाती है कि हुडू मैजिक किसी और पे नहीं बल्कि उस पे ही किया जा रहा है। तभी वहां पर लॉयर आता है और वो उसे जबरदस्ती पकड़ के उसी घर में ले जाता है जहां पर ये लोग उस पे हुडू मैजिक करना चाहती हैं। कैरोलिन अपने आप को छुड़ा के वहां से भागती है। तभी वॉयलेट उसका पीछा करती है और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच कैरोलिन वॉयलेट को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और कैरोलिन खुद अटैक के उस रूम में छुप जाती है और अपने दोस्त को और 911 को कॉल करती है ताकि कोई जल्दी से उसकी मदद करने आ जाए। फिर अपने आप को बचाने के लिए कैरोलिन अपने अराउंड ब्रिक डस्ट का सर्कल बना लेती है ताकि वॉयलेट और लॉयर उसके पास ना आ पाए, और वो एक मंत्र पढ़ना भी शुरू कर देती है। वॉयलेट घिसटते घिसटते वहां पर आ जाती है। वो कैरोलिन से कहती है कि तुम अब इस सर्कल से कभी बाहर नहीं आ सकती और ये मंत्र तुम्हें बचाएगा नहीं बल्कि तुमने हमारा काम आसान कर दिया। फिर वॉयलेट एक बड़े मिरर को कैरोलिन की तरफ करती है। उसमें उसे मामा सेजिला की आकृति दिखती है। तभी कैरोलिन को उसके दोस्त की बात याद आती है कि जो हुडू मैजिक पर भरोसा नहीं करता उस पर ये मैजिक असर नहीं करता। इसलिए कैरोलिन बार बार बोलती है कि मुझे इस मंत्र पर भरोसा नहीं है। तभी अचानक मिरर टूट जाता है। कैरोलिन और वॉयलेट दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरोलिन और वॉयलेट इनकी आत्मा एक्सचेंज हो गई होती है और वॉयलेट को एक जवान शरीर मिल चुका है और अब वॉयलेट जो कि कैरोलिन के शरीर में होती है वो वॉयलेट को यानी कि कैरोलिन को जबरदस्ती एक लिक्विड पिलाती है जिससे उसको स्ट्रोक आता है और उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। असल में ये दोनों जो भी लॉयर के और कैरोलिन के बॉडी में होती हैं वो उन्हीं केयर टेकर्स की आत्मा होती है, पापा जस्टिस और मामा सेजिला। उस दिन जो रिचुअल उन्होंने ओनर के बच्चों पर किया था वो पूरा हो चुका था और इनकी आत्माएं उन बच्चों में ट्रांसफर हो चुकी थी। पहले तो उन्होंने कैरोलिन को जॉब पर रखा, फिर उसे हुडू मैजिक पर इन्वेस्टिगेशन करने दी ताकि उसे हुडू मैजिक पर पूरा भरोसा हो जाए, और आखिर में उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अगली सुबह मैंसन में कैरोलिन की दोस्त और पुलिस भी आ जाती है जिन्हें उसने कॉल किया था। यहाँ कैरोलिन की दोस्त को नहीं पता होता कि कैरोलिन की आत्मा इस वक्त वॉयलेट के शरीर में है जो कि पैरालाइज्ड है। लॉयर पुलिस को बताता है कि वॉयलेट ने ये घर कैरोलिन को हैंड ओवर कर दिया है ताकि इसका मेंटेनेंस होता रहे। मूवी के एंड में वॉयलेट को एम्बुलेंस में रखा जाता है। बेन के साइड में बेन के अंदर लॉयर ल्यूक की आत्मा होती है और वॉयलेट के अंदर कैरोलिन की। उनका जवान शरीर उनसे छिन चुका होता है और अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।